लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फिल्टर्स के बारे में अध्ययन किया था और प्रथम प्रकार का फिल्टर जिसे आप शंट कैपेसिटर फिल्टर कहते हैं उसे किस प्रकार प्रयुक्त किया जाता है और उस फिल्टर के प्रयुक्त करने से किस प्रकार रेक्टिफायर, चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, उससे प्राप्त होने वाली पल्सेटिंग करंट को डीसी में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैपेसिटर का इम्पीडेंस XC इक्वल टू 1/ωc होता है, जो कि 1/2πfc के बराबर होगा और डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है। इस कारण डीसी के लिए कैपेसिटर अनंत प्रतिबाधा प्रदर्शित करता है और इस वजह से डीसी कैपेसिटर से पास नहीं हो पाती, वह कैपेसिटर द्वारा रोक दी जाती है। जबकि एसी के लिए कैपेसिटर फाइनाइट प्रतिबाधा प्रदर्शित करता है, इस वजह से एसी उससे पास हो जाती है। जब डीसी को रोकना है और उस रोकी हुई डीसी को कैपेसिटर से प्रवाहित करना है तो निश्चित रूप से हमें कैपेसिटर को शंट में या लोड प्रतिरोध के पैरेलल में लगाना होगा। यह शंट कैपेसिटर फिल्टर का बेसिक प्रिंसिपल है। बाकी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं पूरी तरह से कि किस प्रकार जब पॉजिटिव पल्स कैपेसिटर पर पहुंचती है तो वह डायोड के रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और चार्ज होने के बाद जैसे ही नेगेटिव पल्स या वोल्टेज डाउन होने लगता है तो कैपेसिटर लोड के थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है, जिसकी वजह से लोड के अक्रॉस लगभग समान एम्पलीट्यूड की वोल्टता या धारा उत्पन्न हो जाती है या लोड के अक्रॉस लगभग डीसी वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। पूरी तरह से तो नहीं, पर लगभग डीसी वोल्टेज प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार आज के लेक्चर में हम शंट कैपेसिटर फिल्टर के अलावा दूसरे फिल्टर की बात करते हैं और वह फिल्टर है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस फिल्टर को या जो इंडक्टर है उस इंडक्टर को लोड के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिस प्रकार इस चित्र में दर्शाया गया है कि सप्लाई फ्रॉम रेक्टिफायर, जो रेक्टिफायर चाहे हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, उस रेक्टिफायर से प्राप्त होने वाली सप्लाई यहाँ दे दी गई है और फिर यहाँ पर आपने एक कॉइल या इंडक्टर प्रयुक्त कर लिया है। यह इंडक्टर लोड प्रतिरोध RL के श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस प्रकार के फिल्टर को सीरीज इंडक्टर फिल्टर कहते हैं। जिस प्रकार कैपेसिटर एसी के लिए इनफाइनाइट इम्पीडेंस प्रोड्यूस करता था, यानी कि वह एसी को रोकता था, ठीक उसी के उलट जो कॉइल है उसका इम्पीडेंस
XL इक्वल टू ओमेगा एल होता है। और XL इक्वल टू ओमेगा एल होने के कारण जब DC इससे प्रवाहित होती है तो उसके लिए इस इंडक्टर की प्रतिबाधा का मान शून्य हो जाता है, चूंकि DC की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। यानी कि यह कॉइल DC को बड़े आराम से अपने अंदर से प्रवाहित होने देती है, और यह प्रवाहित होने वाला DC फिर यहां से आने के बाद इस लोड से चला जाता है, और इस लोड के अक्रॉस VL जो प्राप्त होगा वो लगभग जो पल्सेटिंग है वो पल्सेटिंग का मान घट जाएगा। यानी कि जो प्योर DC तो नहीं, लेकिन कुछ DC का जो कंट्रीब्यूशन है वो VL के अक्रॉस बढ़ जाता है। तो यह इस सीरीज इंडक्टर फिल्टर का बेसिक प्रिंसिपल है। और यह जो आउटपुट पल्स है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, आउटपुट पल्स है जैसा कि आप जानते हैं, और उस फुल वेव रेक्टिफायर को की जो सप्लाई मिल रही है हमें उसको हमने एल से प्रवाहित करा दिया है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो इस प्रकार होगा। बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। अब कंप्लीट डिटेल में यहां मैंने लिखा है इसको कि ये लिखा है द इंडक्टर ऑफर्स हाई इम्पीडेंस टू द रिपल्स मीन्स AC and no impedance to the DC component. Thus, the ripple components will be eliminated. इसका मतलब जो AC component है वह एलिमिनेट हो जाता है या कम हो जाता है। खत्म तो नहीं होता लेकिन कम हो जाता है। When the rectifier output current increase above a certain value, ये एक दूसरा इसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं कि जब रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, आउटपुट करंट है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा बढ़ता है, तब क्या होगा कि जैसी कि हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक प्रॉपर्टी है कॉइल की कि वह अपने अंदर से प्रवाहित होने वाले करंट में चेंज का विरोध करता है। चेंज का विरोध, यदि करंट बढ़ रही है तो उसे घटाने का प्रयास करेगा और घट रही है तो उसे बढ़ाने का प्रयास करेगा। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉइल। तो वही मैंने लिखा है व्हेन द रेक्टिफायर आउटपुट इन करंट इंक्रीजेस अबव ए सर्टेन वैल्यू एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखिएगा कि जो कॉइल है वह मैग्नेटिक जो एनर्जी है उसका स्टोर करती है, जबकि कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका स्टोर करता है। तो एंड द एनर्जी इज गिवन अप व्हेन द आउटपुट करेंट्स फॉल बिलो द एवरेज वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब करंट का मान एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा बढ़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी है उसको कॉइल द्वारा क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और जब करंट का मान घटता है तो इसी एनर्जी को कॉइल के द्वारा दे दिया जाता है। तो वही जिस प्रकार कैपेसिटर का यूज था कि कैपेसिटर में जब एक का करंट का मान बढ़ने लगता है तो कैपेसिटर चार्ज होने लगता है और वह एनर्जी को स्टोर कर लेता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और ठीक इसी प्रकार यह मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेता है। सो दस ऑल द सडन चेंजेज इन करंट दैट अकर्स इन द सर्किट विल बी स्मूथेंड बाय प्लेसिंग द इंडक्टर इन सीरीज बिटवीन द रेक्टिफायर एंड द लोड। और यही कारण है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यही कारण है कि जब एक सर्टेन वैल्यू से करंट का मान ज्यादा होता है तो इंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है कि वह उस करंट की बढ़ी हुई वैल्यू को कम करने का प्रयास करती है, यानी कि जो बढ़ी हुई वैल्यू उसको कम किस प्रकार करेगी कि अपने अंदर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर लेगी, तो वह करंट की बढ़ी हुई वैल्यू कम हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार जब करंट का मान घटता है तो वह स्टोर्ड एनर्जी को
दे देता है, अलाउ कर देता है, अलाउ टू फ्लो कर देता है, तो इस वजह से करंट का मान एक पर्टिकुलर वैल्यू से बढ़ जाता है। इसका मतलब जो आउटपुट करंट है वो लगभग कांस्टेंट बनी रहती है। ध्यान रखिएगा, लगभग कांस्टेंट बनी रहती है। तो thus all the sudden changes in the current that occurs in the circuit will be smoothed out। इसका मतलब जो चेंजेस है करंट में वो स्मूथ हो जाते हैं by placing the inductor in series between the rectifier and the load। और जो इस कारण से जो मैंने आपको अभी ये वेव आउटपुट वेव है, जब ये करंट का मान बढ़ा तो ये जो आउटपुट वेव है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। यानी कि विदाउट फिल्टर तो आउटपुट वेव वही है जो फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त हो रही थी, और विद फिल्टर जब हम इसको यूज करते हैं तो आउटपुट वेव इस प्रकार हो जाती है। इसका मतलब रिपल्स घट जाते हैं, और रिपल्स घट जाने की वजह से डीसी का रिपल फैक्टर कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सो दिस इज द बेसिक अबाउट द सीरीज इंडक्टर फिल्टर। अब हमने देखा था कि न तो सीरीज इंडक्टर फिल्टर और न ही शंट कैपेसिटर फिल्टर पूरी तरह से स्मूथ करने में सक्षम है। ठीक है, एक कुछ वैल्यू कुछ हद तक आउटपुट पल्स स्मूथ हो जाती है, लेकिन 100% डीसी फिर भी नहीं मिलती। तो यदि हम उन हार्मोनिक्स को रिड्यूस करना चाहें और अच्छा उन हार्मोनिक्स को स्मूथ करना चाहें, तो स्मूथ करने के लिए यह बेटर है कि हम सीरीज में इंडक्टर लगा दें और शंट में कैपेसिटर लगा दें, यानी कि एल और सी का यूज एक साथ कर लें, तो निश्चित रूप से हमें जो आउटपुट मिलेगी वह इंडिपेंडेंट इंडक्टर या इंडिपेंडेंट कैपेसिटर फिल्टर के रूप में प्रयुक्त करने से ज्यादा अच्छी होगी। और इस प्रकार जो फिल्टर बनेगा दैट फिल्टर विल बी एलसी फिल्टर या एल फिल्टर। और जो एल फिल्टर का जो एल सेक्शन फिल्टर का जो सर्किट होगा वह इस प्रकार होगा। रेक्टिफायर आउटपुट यह एल सीरीज में आउटपुट और लोड की सीरीज में, और शंट के अक्रॉस कैपेसिटर लगा दिया जाएगा। इस प्रकार यह जो फिल्टर बनेगा एलसी फिल्टर, इसको एल सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति एल फिल्टर एल की तरह, जो इंग्लिश का वर्ड एल होता है उस प्रकार से होती है, इसलिए इसे एल सेक्शन फिल्टर भी कहते हैं। और बाकी जो थियरी है कि किस प्रकार, अब यहाँ देखें आप, ये अलाउ कर देगा आपकी एक्सएल डीसी को जाने देगा। अब डीसी में भी मान लीजिए अगर मैं डिस्कस करूँ यहाँ, तो हम जानते हैं कि जो